कभी कभी कानों में ऐसी चीजें पड़ जाती हैं जिसे सुन के लगता है यार कि हमें तो 24-25 साल में थोड़ी अच्छी खासी अकल ही दे दी है भगवान ने। क्योंकि टोनी खान के बारे में मैंने आपको बताया, उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में बड़े स्टेटमेंट्स दिए हैं और इवन एडब्ल्यू लगातार ही जो है शॉट्स लेती रहती है डब्ल्यूडब्ल्यू पर। और उन्होंने कुछ ऐसा दिखाया कि जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू तो कुछ अलग ही है, हम बहुत अलग हैं। बट अब उनका कल एक इंटरव्यू होता है जहां पे डब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यू के क्रॉसओवर की बात की जाती है, क्योंकि अभी डब्ल्यूडब्ल्यू TNA आपस में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पॉसिबिलिटी ओपन होती है। तो अब टोनी खान पता नहीं कुछ अलग सोचा उन्होंने, उनका दिमाग कुछ चेंज हुआ, वो आप डिसाइड कर सकते हो। वो कहते हैं कि मैं तो बड़ा मतलब मुझे तो देखने में बड़ा मजा आएगा कि अगर ये चीज़ कभी आगे जाके होती है। वो ये बात भी एडमिट करते हैं कि इसमें चैलेंजेस बहुत हो सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल रेसलिंग के लिए, फैंस के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी होगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या वो जो चैलेंजेस की बात कर रहे हैं वो उन्हीं चैलेंजेस की बात कर रहे हैं क्या, जो बातें उन्होंने बोल के खुद ही अब उसको एक चैलेंज बना दी। मतलब अपनी साइड से वो बोल रहे हैं कि AEW पूरी ओपन है, और जो उनकी बातों से लग रहा है वो क्लियर समझते हैं इस बात को कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू हो सकता है इस काम को करने में इंटरेस्टेड है नहीं। वैसे टोनी खान अगर उनका प्रमोशन बातें ना बोलता है ऐसी, तो डेफिनेटली ये चीज़ होती है। और मैं भी देखना चाहता है यार इसको, लेकिन मुझे लगता नहीं भाई डब्ल्यूडब्ल्यू इस पॉइंट पे ऐसा करने में कुछ इंटरेस्टेड होगी। वैसे आपकी टोनी खान, लोग कह रहे हैं भाई कैसी कैसा दोगला है टोनी खान। बात कहीं हद तक सही भी है, क्योंकि ये तो आज जो उन्होंने बात बोली मैंने कभी सोचा नहीं था वो ऐसा बोलेंगे। मुझे तो लगता था वो बोलेंगे कि यार डब्ल्यूडब्ल्यू क्या है, वो अलग है, वो अलग है, हमें साथ में नहीं करना। बट अभी सुन के तो ऐसा लग रहा है कि अब बंदे का इंटरेस्ट बन रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू और AEW के बीच में काम और होगा, तो मजा आएगा उसको देखने में। लेकिन शायद ये होना काफ़ी मुश्किल है फिलहाल। तो आने वाले सालों में चीज़ें कभी भी चेंज हो जाती है प्रोफेशनल रेसलिंग में। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज AEW के बारे में बहुत कुछ है बताने के लिए और बहुत टाइम के बाद बात कर रहे हैं। ब्लड एंड गट्स उनका शो रहा आज, और भाई इस शो के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, वो कुछ चीज़ें हैं ना जिसके लिए AEW जानी जाती है, वैसी लेवल की कुछ चीज़ें उन्होंने डिलीवर करी। आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जो अनप्रोटेक्टेड चेयर शॉट्स बोला जाता है, इसका मतलब कि बिल्कुल खुलेआम ऐसे सिर पे नहीं मार सकते। डब्ल्यूडब्ल्यू में आप देखते भी नहीं होंगे कभी ऐसा होते हुए, पास्ट में बहुत होता था, क्योंकि अब सिर पे मारने के बाद कंकशन, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स पास्ट में हुई हैं सुपरस्टार्स को। बट ये चीज़ ब्लड एंड गट्स में होती है। और ये चेयर शॉट ऐसा आम तरीके से नहीं मारा, बिल्कुल ऐसा ही मारा कि जैसे कि अब सामने वाले बंदे का आज आखिरी दिन है और उसको वैसे करके हिट किया। जैक पेरी के ऊपर ही लगता है। और भी कुछ मूवमेंट्स जैसे डार्बी एलन जो कि AEW के बिल्कुल टॉप स्टार लगते हैं मुझे, हैं भी वो वहाँ के, उनको देखा भी उस तरीके से जाता है। इस बंदे को तो खौफ ही नहीं है अपने मौत क्या चीज़ होती है उस चीज़ का। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉफिन ड्रॉप मारी अपनी, और बिल्कुल वो जो केज वाला स्ट्रक्चर था उसके ऊपर से। तो ये बड़ा मस्त मूवमेंट था। एंड ये तो ऐसी चीज़ हुई है कि इसके लिए तो पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि कौन बैठ के क्रिएटिवली सोचता होगा कि हम एक्सट्रीम जाने में ऐसी भी इनोवेशन कर सकते हैं। और ये देख के जॉन मॉक्सली को तो बिल्कुल मजा आ गया होगा। इन्होंने मुंह में थम टैग्स भरे यंग बक्स ने, और थम टैग्स को मुंह में डालने के बाद, मतलब कि वो नुकीली कीले डालने के बाद दोनों ने सुपर किक हिट की है। और ये कितना डेंजरस हो सकता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर वो गलती से भी अगर अंदर पहुंच गया तो भाई सोचो फिर क्या होगा। अंदर वो पहुंचेगा भी कैसे, हो तो इतना नुकीला भी होता है। कुछ लोग अगेन क्रिटिसिज्म भी दे रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन मेरे को लगता है ये AEW की अपनी खास बात है, तो ये उनको कहीं ना कहीं स्पॉटलाइट में भी लेके आती है। हाँ, वो चेयर शॉट वाली चीज़ मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए अभी प्रोफेशनल रेसलिंग में, लेकिन अब कर रहे हैं भाई तो ठीक है। अब ये प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कर रहे हैं तो शायद हो सकता है कि चीज़ें अच्छे से देखते होंगे। बट डेफिनेटली ब्लड एंड गट्स की वजह से AEW ने जो है अगेन स्पॉटलाइट में आने की काम किया है। वैसे AEW के फैंस तो कंसिस्टेंटली उनको देखते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ आपको ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी के अंदर ही मिलेंगी। और बहुत सारे लोग अब ऐसा भी कहते हैं कि फैंस सॉफ्ट हो गए हैं कि शायद वो ऐसी चीज़ें देखने नहीं चाहते। हालांकि मैं उतना बिलीव नहीं करता। हाँ, वो चेयर शॉट वाली चीज़ थोड़ी ज़्यादा खतरनाक है। बाकी मुझे लगता है कि सब कुछ समझ देख के ही करते होंगे, क्योंकि तभी चल भी रहे हैं इस समय ये। अभी AEW के बारे में और भी आपको बताने के लिए, तो रिया रिप्ली के जो हस्बैंड हैं बडी मैथ्यूज, बडी मर्फी, उन्होंने AEW के साथ जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है उसको और रिन्यू कर लिया, यानी कि अभी वो वहीं पे और काम करने वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ कि घर पे बैठ के रिया रिप्ली और बडी मैथ्यूज कैसे बात करते होंगे। एक बंदा AEW की सारी बातें बता रहा है और दूसरी बंदी डब्ल्यूडब्ल्यू की सारी बातें बता रही है। फिर बातें तो कुछ और भी है बताने के लिए, स्पेशली जो रिया रिप्ली की स्टोरी लाइन चल रही है इस समय। एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और अपडेट है, और वो ये है कि जो कीथ ली हैं पॉसिबली वो आ सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में। ऐसा रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमको पता चला है कि कीथ ली शायद AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करने वाले, और वो रिन्यू नहीं कर रहे, तो अब लोग अज्यूम कर रहे हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू में आ सकते हैं। और इसका रीजन ये है कि ट्रिपल एच कीथ ली, आपको याद ही होगा जिस टाइम पर कीथ ली हुआ करते थे उस समय ट्रिपल एच NXT को चला रहे थे, और कीथ ली को कितना मस्त
दिखाया था। इवन सर्वाइवर सीरीज में भी जो पहला मेन रोस्टर में उनको एक्सपोजर मिला था आई थिंक उस वो पीपीवी के अंदर, वहां पे भी कैसे रोमन रेंज को बिल्कुल पास आ गए थे उनको हराने के लिए। और उस टाइम के रोमन रेंज जो बिल्कुल टॉप पे थे, मतलब टॉप पे ही रहे हैं रोमन रेंज को, अगर आप अंडरटेकर को हराने के बाद से देखोगे तो वो एक बड़ा मूवमेंट उनको मिला था। लेकिन उसके बाद फिर जो है उनका रिलीज वाला सीन हो गया था। बट देखते हैं, अभी कंफर्म कुछ नहीं है, बट चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि क्योंकि कीथ ली बहुत ज़्यादा पसंद है ट्रिपल एच को, और उनकी साइज फिजिक के हिसाब से जैसे वो करते हैं, आप बोल सकते हो कि जेकब फाटो का थोड़ा और बड़ा वर्जन कीथ ली हैं। अगर आपने उनको देखा तो आप पता होगा कि मैं किस किस उनके मूव्स की बात कर रहा हूँ जो उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू के रिंग में किए, इवन एडब्ल्यू में जाके भी किए, बट मैंने उनको वहाँ पे ज़्यादा इतना कुछ फॉलो किया, तो शायद उनके चांसेस जो है बन रहे हैं आने के। नेक्स्ट बात करते हैं डैनियल ब्रायन या फिर ब्रायन डैनियल्सन के बारे में। तो शायद वो हमेशा के लिए ही एडब्ल्यू की प्रॉपर्टी बन चुके हैं। ब्रायन डैनियल्सन, डैनियल ब्रायन, ये कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में नहीं आने वाले, क्योंकि रिपोर्ट्स यहाँ पे कुछ ऐसा सजेस्ट कर रही हैं। और टोनी खान ने भी ये बोला कि अब 2024 जो साल है वो डैनियल ब्रायन का आखिरी साल है, और इसके बाद वो फुल टाइम जो करियर है उससे तो रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमेशा डब्ल्यूडब्ल्यू में बैक स्टेज किसी ना किसी एक रोल के लिए रहने वाले हैं, जो कि काइंड ऑफ हिंट करता है कि वो हमेशा के लिए ही ऑल एलीट रेसलिंग फॉरएवर हो चुके हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि डैनियल ब्रायन जो है आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा कोई नाम अगर मैं लूँ, डैनियल ब्रायन एक सुपरस्टार वही है डैनियल ब्रायन, जिनको अभी भी उतनी रिस्पेक्ट मिलती है। जबकि एडब्ल्यू में जाने के बाद बहुत सारा होता है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू के स्पेशली फैंस हैं वो अलग ही टर्न कर जाते हैं। एक तरीके से वो ऑटोमेटिक बिहेवियर है लोगों का, डब्ल्यूडब्ल्यू से कोई भी जाता है तो फिर आपको पता है फिर कैसी बातें होती है उसके बारे में। बट डैनियल ब्रायन उन सारी चीज़ों से बचे, और कहीं ना कहीं वो उनके अराउंड जो पॉजिटिविटी है, उनका जो नेचर है उस वजह से है। सेथ रॉलिंस स्पेशल गेस्ट रेफरी होने वाले हैं समर स्लैम में ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के मैच में। और शायद मैं आपको बता सकता हूं कि हमको ऐसा कुछ खास दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि सेथ रॉलिंस इस मैच में क्या कर सकते हैं या क्या होगा। उन्होंने खुद ही बता दिया है अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में, उन्होंने शॉन माइकल्स का जो थीम है उसको यूज़ किया। आपको याद होगा ये बहुत ही आइकॉनिक मैच रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू का। उस टाइम पे ऑब्वियसली देखा तो किसी ने नहीं, लेकिन मतलब मैंने तो नहीं देखा, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो वो मैच था अंडरटेकर वर्सेस ब्रेट हार्ट के बीच में, जहां पर एचबी के शॉन माइकल स्पेशल गेस्ट रेफरी थे, और कैसे उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था पूरी स्टोरी लाइन में और इस मैच के अंदर भी। तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ को हिंट कर रहे हैं यहाँ पर सेथ रॉलिंस की मैं भी कुछ ऐसा करने वाला हूँ। इसके ऊपर वैसे स्पॉटिफाई पर पूरा एपिसोड बनाया हमने, तो आप जाके सुन सकते हो। और मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला भाई हम इंडिया से बाहर नहीं सुन पा रहे, तो अगर स्पॉटिफाई आपकी कंट्री में नहीं है तो एक वीपीएन होता है जिसका आप यूज़ करके सुन सकते हो। तो फिलहाल तो ये एक सोल्यूशन है जो मैं आपको देख सकता हूँ। बाकी इंडिया में हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी भी देख सकते हो मस्त। लोगन पॉल के बारे में बात करते हैं भाई। तो लोगन पॉल को लेकर अभी फैंस का थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन आया है, वो उस वजह से कि ये बंदा तो टाइटल ही डिफेंड नहीं करता। पता नहीं किसी ने कहीं से स्टैट ढूंढ के निकाला, क्योंकि कोई अवेयर ही नहीं था इस बात से कि इतने कम टाइटल डिफेंसेस रहे, सिर्फ 2 टाइटल डिफेंस रहे लोगन पॉल के। बट डब्ल्यूडब्ल्यू की नज़र में बहुत बढ़िया काम किया है लोगन पॉल ने। स्पेशली डब्ल्यूडब्ल्यू इस बात से खुश है कि रेसलिंग रिंग के बाहर जो लोगन पॉल ने पब्लिसिटी करी है डब्ल्यूडब्ल्यू की, वो डब्ल्यूडब्ल्यू सबसे मेजर चीज़ देखती है लोगन पॉल के इस टाइटल रन में। और यही बात मैं भी बोल रहा था, इवन शायद जब वो चैंपियन नहीं बने थे तभी इस बात को बोल दिया था भाई कि ये लोगन पॉल सोचो हर इवेंट पे जा रहा है, वहाँ पे इस बेल्ट को लेके जाता है। आप देखो पूरे इंडिया में लोगन पॉल घूमते रहते हैं अपने प्रमोशनल स्टफ के लिए, कभी बॉक्सिंग फाइट में, कभी अपने भैया के साथ कहीं घूम रहे हैं, तो हर जगह वो बेल्ट दिखती है। और वो दिखती है तो दिमाग में क्यूरियोसिटी तो होती ही, ये क्या है, उसकी वजह से फिर वो डब्ल्यूडब्ल्यू ट्यून करता है, फिर एक पॉसिबल डब्ल्यूडब्ल्यू का रेगुलर कंज्यूमर वो बंदा बन सकता है। इसी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत खुश है। बट ऐसा लग रहा है कि शायद अब वो जो टाइम है एंड आ चुका है, और अपने होम टाउन में शायद लोगन पॉल को एक हार मिलने वाली है। बाकी प्रेडिक्शन वीडियो आएगी तो उसके ऊपर फाइनल अपना जो है वो देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉन सीना और ब्रॉन ब्रेकर के मैच के बारे में। ये वो मैच है जिसको ऑलरेडी लोग चाहते हैं कि ये हो 2025 में। और मैं सही बताऊं, मैं इतना नहीं चाहता कि यंग टैलेंट्स के साथ जॉन सीना का मैच हो। मुझे तो भाई तुम नॉस्टैल्जिया में लेके जाओ, मुझे जॉन सीना दो, मुझे ब्रॉक लेसनर दो, मुझे एजे स्टाइल्स दो, मुझे वो सारे बड़े नाम दो कि भाई बिगर फाइट की फील आए। सीएम पंक दो, द रॉक दो, रोमन रेंज भी दे दो भाई, चलो देखा है कोई बात नहीं, फिर से दे दो। लेकिन अगर कोई एक नाम मैं बोलूं जो मुझे चाहिए कि वो यंग टैलेंट है, तो मेरी नज़र में वो ब्रॉन ब्रेकर ही। और मैं कोई बायस नहीं हूँ, आई थिंक मुझे लगता है हर कोई ये मानेगा। अब जैसे कार्मेलो हेस का भी नाम ले लेते हैं, मैं अगर उसको कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उनका लेवल वहां तक जा सकता है। ग्लोबल रीच के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू कार्मेलो हेस को देखती होगी उस तरीके से जैसे ब्रॉन ब्रेकर को देखती है। और ब्रॉन ब्रेकर ने भी बोला भाई
मुझे नहीं पता कि जॉन सीना का शेड्यूल क्या है, लेकिन डेफिनेटली उनके रिटायरमेंट टूर के अंदर अगर मुझे मैच मिल जाए तो एक बहुत बढ़िया बात होगी। तो ब्रॉन ब्रेकर खुद भी इंटरेस्टेड है भाई। ट्रिपल एच जरा अपने सुपरस्टार्स की बातों को सुनो और उनको वो मैच दे दो जो कि वो भी देखना चाहते हैं और साथ साथ सारे फैंस भी देखना चाहते हैं। क्या कोई ऐसा बंदा है जो बोलेगा कि जॉन सीना और ब्रॉन ब्रेकर का मैच नहीं होना चाहिए? अगर मैं एक यंग टैलेंट की बात कर रहा हूँ तो क्या आपके दिमाग में नहीं आता पहला ब्रॉन ब्रेकर नाम? अगर कोई दूसरा है तो एक वैलिड रीजन देके आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, देखते हैं मैं उसका क्या रिप्लाई देता हूँ। फिर नेक्स्ट बात, क्या पता कोई बहुत सही बात भी बोल रहे हो आप, क्योंकि भाई आपके भी बड़े सही ओपिनियन होते हैं कमेंट्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं WWE के मनी इन द बैंक वाले उस बॉस के बारे में जो कि डेमन प्रीस्ट से हो गया था। वो क्या हुआ था, डेमन प्रीस्ट ने किकआउट नहीं किया और पता भी नहीं चला कि क्यों नहीं हुआ, तो उसके ऊपर ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया कि अब उस एक्सप्लेनेशन का मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़ेगी आपको। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि मैं किकआउट करना नहीं बोला, वो हमारी मसल मेमोरी में है, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता इतने टाइम से मैं रेसलिंग कर रहा हूँ कि मैं किकआउट करना भूल जाऊँ। वो सिचुएशन में बस हो गया। अब वो सिचुएशन क्या है उसको भी एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने। मुझे लगता है कि शायद डेमन प्रीस्ट ये बोलना चाह रहे थे कि वो भूले नहीं थे, बट वो ये कहना चाह रहे हैं कि उस पॉइंट पे शायद वो अलग ही दुनिया में पहुंच गए थे, नॉकआउट हो गए थे कुछ एक थोड़े लिमिटेड उस सेकंड के लिए, और उसके बाद उनको होश आया कि अच्छा अभी तो ये चल रहा है। क्योंकि कई बार मतलब हमारे साथ भी होता है ऐसा, कभी देखा है ऐसा, बहुत बुरी कहीं हम टकरा गए तो उसके बाद 2-3 सेकंड के लगता है कहाँ पहुंच गया। तो शायद वैसा कुछ हुआ था शायद डेमन प्रीस्ट के साथ, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने क्लैरिटी से तो अभी भी खुल के कुछ बताया नहीं, बस ये कह दिया कि वो भूले नहीं थे। सोशल मीडिया स्टार ड्रू मैकिंटायर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने इस फोटो को पोस्ट किया है। बड़ी मस्त और कूल सी ये फोटो है भाई, किसी मूवी के पोस्टर के लिए भी बढ़िया से बन सकती है। और इसका कैप्शन है पंक इज DEAD। इसका मतलब कि ये अगेन वही है जो शॉर्ट्स ले रहे हैं, वो भी अभी इनका कंटिन्यूअर बता रहे हैं भाई। अब जो खेल है, जो खेला है CM पंक का, वो खत्म होने वाला है। अभी यार लोग इसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे। समर स्लैम में सोचो CM पंक रेसल करने वाला है, और ये वो CM पंक है जिसका रिटर्न के बाद दूसरा ही मैच है, और किससे लड़ने वाला है? ड्रू मैकिंटायर से, जो ये इतने टाइम से चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं, और उसमें फिर स्पेशल गेस्ट रेफरी सेथ रॉलिंस है। तो सोच रहे हो किस लेवल का है। मुझे लगता है ये इजीली हो सकता है समर स्लैम का सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट मैच बनने वाला है। हाँ, कुछ और अगर दूसरी चीज़ हो जाए तो फिर शायद वो हो सकती है आपकी फेवरेट थिंग, जो कि समर स्लैम 2024 के बाद हम लोग बोलें। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। अगेन ब्रॉक लेसनर के बारे में ये भी कोई बहुत कंफर्म करके कोई चीज़ नहीं बता रहा है, कोई पुख्ता चीज़ नहीं है, सिर्फ एक उनका इंट्रोडक्शन है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की स्टोरी लाइन में। आपको पता है कितने टाइम से जो गुंथर और ब्रॉक लेसनर का मैच है, WWE ने ओरिजिनली जो रिपोर्ट्स में हमने देखा था कि रेसलमेनिया के लिए उसको प्लान किया था इस साल की, वो हो नहीं पाया। लेकिन अगर ब्रॉक लेसनर अपनी एंट्री मार रहे हैं तो उनका एक स्पॉट इस मैच में बन रहा है जब गुंथर चैंपियनशिप जीत जाएंगे, और चैंपियनशिप जीतने के बाद ब्रॉक लेसनर वो बंदा होगा जो कि सामने आके खड़ा होगा। सिमिलरली जैसे ब्रॉक लेसनर ने अपना रिटर्न किया था जब रोमन रेंस और जॉन सीना का मैच हुआ था, और रोमन रेंस ने सक्सेसफुली अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड किया था। जैसा मैंने आपको बोला, बहुत ज़्यादा सीरियसली इस चीज़ को लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक स्टोरी लाइन वाइज एक बहुत ही परफेक्ट डिसीजन है जो कि शायद WWE ले सकती है, और इसके होने के चांस वैसे आपको पता है बहुत कम है। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि शायद जब ब्रॉक लेसनर आने भी वाले होंगे तो हम में से शायद किसी को वो पता भी नहीं होगा। सिमिलरली जैसे द रॉक के रिटर्न को WWE एक सरप्राइज करके रखती है। आज की फाइनल स्टोरी है CM पंक के बारे में। जैसे मैंने आपको डैनियल ब्रायन के बारे में बताया कि शायद वो ऑल एलीट रेसलिंग फॉरएवर हैं, अब यही चीज आप CM पंक के केस में देखो भाई। ये वो बंदा है जिसको हमें लग भी नहीं रहा था कभी WWE में आएगा, लेकिन 1 साल ही भी नहीं हुआ अभी इसको आए हुए। अब क्या सिनेरियो चेंज हुआ है? रिपोर्ट्स ये है कि CM पंक चाहते हैं कि वो हमेशा WWE के साथ रहें, हमेशा मतलब हमेशा के लिए। कभी जब वो रिटायरमेंट लेंगे अपना WWE से तो उसके बाद भी वो NXT रन करना चाहते हैं, वो पूरे WWE के मैनेजमेंट में घुसना चाहते हैं कि वो हमेशा इसी बिजनेस के अंदर रहें। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वो अब WWE से बाहर एक्सप्लोर करते हैं क्या है, लेकिन CM पंक का थॉट है भाई अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो अपना जो पूरी जिंदगी है वो यहीं पे बिताता हूँ। जैसे आप इसको अंडरटेकर की तरह ले सकते हो। अंडरटेकर ने भी कुछ बाहर ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं, उन्होंने देखा कि वो WWE के ही बंदे हैं और अभी भी वो WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में और अलग अलग किस्म के शो करते रहते हैं। ये बहुत वियर्ड है, स्पेशली ये सोच के कि पास्ट में क्या हो चुका है WWE और CM पंक के बीच में। उसके लिए डॉक्यूमेंट्री वीडियो आ रही है, स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।